स्टूडेंट, मंगला पाटिल इज़ हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म एवोल्यूशन। आज हम लेमार्क एंड डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो फॉलो माय प्रेजेंटेशन। दिस इज़ द कवर पेज ऑफ लेमार्क्स एवोल्यूशन। Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck proposed the theory of organic evolution in 1802. The Lamarckism is also known as theory of inheritance of acquired characters or the theory of use and disuse of organs. The development of long necks in giraffe is an example of Lamarck's theory of evolution. हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जो लेमार्क्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, like adaptation and specialization. Lamarck noticed that organisms adapted to a particular area or niche had well-developed specialized organ. कुछ organisms अपने आप को कुछ particular areas में adopt होने के लिए कुछ specialized organ develop करते हैं, which is adaptation. For example, carnivores will have long canine teeth to grasp its prey, जो कि एक adaptation है. अडेप्टेशन एंड स्पेशलाइजेशन का अनदर एग्जाम्पल जिसे हम डार्विन फिंचेस भी कह सकते हैं। एंसेस्टर फिंचेस नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ये फिंचेस वो होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में अपनी फीडिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपनी बीक को चेंज करती है, मॉडिफाई करती है। लाइक इंसेक्ट ईटिंग बर्ड की बीक वुड पिकर टाइप इंसेक्ट बीटिंग बर्ड्स के कंपैरिजन में डिफरेंट होती है, वैसे ही सीड ईटिंग अपनी जो बर्ड्स है ये अपनी बीक्स को अडॉप्ट करती हैं विथ मॉडिफिकेशन। वेस्टिजियल ऑर्गन, इट इज़ अनदर कॉन्सेप्ट। स्मॉल नॉन फंक्शनल ऑर्गन जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द अपेंडिक्स इन ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई यूज़ नहीं है। द इंटरनल हैंड लिम्स ऑफ व्हेल्स एंड द इंटरनल लेग्स ऑफ सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स बोरिंग हैबिटेट के होते हैं, तो इंटरनल लेग्स कोई यूज़ नहीं है, सो इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। कंपैरेटिवली अगर हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं और वो ये शो करता है दिस ऑर्गन्स रिसेंबल दोज विच वी आर मच मोर डेवलप्ड, जो बहुत डेवलप्ड है उसमें ये ऑर्गन्स रिसेम्बलेंस शो करते हैं विद पर्टिकुलर फंक्शंस विद अदर स्पीशीज। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो इन ह्यूमन बींग्स टेलबोन्स जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, जो कॉक्सी के नीचे टेलबोन होती है ये प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ निक्टेंटिन मेम्ब्रेन। तो निक्टेंटिन मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है ह्यूमन आइज में लेफ्ट साइड पर, वैसे ही एपिज में राइट साइड पर, बट इसका कोई फंक्शन नहीं है, सो इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, he proposed that if an organ is used a lot it will develop and strengthen. इन्होंने कहा है कि अगर कोई ऑर्गन को यूज़ किया जाएगा तो वो काफ़ी डेवलप्ड होगा और वो उसमें क्षमता भी डेवलप होगी, उसमें स्ट्रेंथ आएंगी। सो इट इज़ द लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज, इट इज़ प्रपोज्ड बाय लेमार्क। This explain if it is not used it will atrophy, ये डिजनरेट होगा अगर वो यूज़ नहीं होगा। सो लेमार्क ने अपने इस थ्योरी को, इस लॉ को कहा है लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज। लाइक द एग्जाम्पल जिराफ, द थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज के लिए यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। सो देयर नेक बिकम्स लॉन्गर बाय स्ट्रेचिंग, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए तो वहाँ पर उस एनिमल ने अपनी नेक में स्ट्रेचिंग की वजह से वहाँ पर उसे डेवलप किया। सो ये शो करता है कि अगर ये स्ट्रेचिंग यूज़फुल है तो वो डेवलप्ड हो गई, और वही अगर वो यूज़फुल नहीं है तो वो डिसयूज़ है तो वो एक एक्सटिंक्ट फॉर्म में जा चुकी होती है। सो another law is the inheritance of acquired characteristics. If an organism develop a characteristics feature through adopting to a new way of life during its lifetime, it would pass this on its offspring. ये कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, किसी फीचर्स को डेवलप करता है अपनी लाइफ टाइम में, सो वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो इनहेरिटेंट होते हैं।
So this law is known as the inheritance of acquired characteristics. The classic example given is the example of giraffe neck. As the giraffe ancestors searched for a richer food supply that stretched to reach higher branches in trees. जिराफ एंसेस्टर जो थे वो अगर फूड सप्लाई को फाइंड आउट करने के लिए, फॉरगिंग के लिए अगर जा रहे हैं, सो हायर ब्रांचेस जो ट्रीज़ है उसमें उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने स्ट्रेचिंग की, सो दैट ये जो नेक्स्ट जो स्प्रिंग से यही स्ट्रेच्ड बॉडी जो है वो पास आउट होते गई। यह एक्सप्लेन किया है द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को, एग्जाम्पल को लेमार्क ने। See the another example of acquired characteristics, diagrammatic presentation is here. जिराफ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिराफ है they must stretch their neck to reach leaves on the tops of the trees. So this longer neck then passes to their offspring. इनका ये कहना है कि जो stretched neck है वो उसी जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स में वो पास आउट होते गई. So this is the acquired characteristics which goes to the another generation and pass to offspring. Now the disproving points of Lamarck. Characteristics acquired during the lifetime of a parent are not passed on the offspring. ये कहना उचित नहीं होगा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लाइफ टाइम में उसने गेन किया है पेरेंट ने, वो अपने ऑफस्प्रिंग में पास आउट होगा, जो कि नहीं होता है. जैसे कि हम बात करें एक एथलेटिक्स जो कि एक लार्ज मसल्स मास को गेन कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो वो ट्रेनिंग के थ्रू करता है. ये नहीं बोल सकते कि उसका जो बेबी, उसका जो चिल्ड्रन है वो भी उसमें ऑलरेडी ये मास जो लार्ज मास मसल्स है वो डेवलप्ड होगी. नो, उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी. सो आप देख रहे हो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट पास आउट टू देयर ऑफस्प्रिंग, उनके उस ऑफस्प्रिंग को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी. सो दिस इज़ द डिस्प्रूविंग पॉइंट ऑफ लैमार्किज्म. अर्नस्ट हैक्ले ने एक यहाँ पर एक अटेम्प्ट शो किया डिस्प्रूव लैमार्क को करने के लिए. उन्होंने माइस की टेल को कुछ जनरेशन तक कट करते रहे. सो उन्होंने देखा जो बेबी बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, उस लाइन में, इवोल्यूशनरी लाइन में, सो दे आर टेललेस माइस, स्टिल दे ग्रीव टेल्स एज लॉन्ग एज देयर एंसेस्टर. उन्होंने देखा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनमें भी उनके एंसेस्टर जैसे ही लॉन्ग टेल है. सो ये डिस्प्रूव करता है लेमार्क को. एग्जैक्टली. सो दिस इज एनवायरमेंटल नीड adopted by environment. So this is still found their tail useful. So they develop long tail. So it is the disproof of Lamarck point. Lamarck is an evolution theory today. So behavior, it is behavior can be different. Some behavior pattern are innate and will also evolve by natural selection. So कुछ behavior जो होते हैं वो innate होते हैं, by birth होते हैं, एंड कुछ लर्न बिहेवियर होते हैं. इट इज़ अ पैटर्न कैन बी चेंज विद इन अ जनरेशन. इसको सीखने के साथ ही इस बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है. कुछ मेंबर्स है सोशल ग्रुप के, उनके पास अगर एक्वायर्ड बिहेवियर है, एक्वायर्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं उनके लाइफ टाइम में, सो वो लर्न स्किल के थ्रू उसके जनरेशन टू जनरेशन वो पास आउट हो सकते हैं. सिमिलरली दिस पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन रिसेम्बलेंस द लेमार्क्स पैटर्न. ओके, सो द इवोल्यूशन ऑफ लर्न बिहेवियर, अगर लर्न बिहेवियर का इवोल्यूशन हो रहा है ग्रेटर मच फास्टर देन जेनेटिक इवोल्यूशन, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ह्यूमन कल्चरल इवोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट थियरी इज डार्विनिज्म. Charles Darwin, he is the British naturalist. This is also called the Newton of biology because he proposed the theory of natural selection. In 1831, at the age of 22 years, Charles Darwin got a chance to make a voyage around the world in ship of a queen. So उन्हें एक चांस मिला so that उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए. सो उस आइसलैंड जिसको हम गैलापागोस आइसलैंड कह सकते हैं, यह उनका ऑब्जर्वेशन रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो आइसलैंड को. यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से विजिट किया है.
5 year एंड उनका ऑब्जर्वेशन रहा है कि ऑब्जर्व वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ साउथ अमेरिका एंड आइसलैंड ऑफ अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशियन। ही स्टडी द 18 स्पीशीज ऑफ फिंचेस। वहाँ पर उन्होंने 13 स्पीशीज ऑफ फिंचेस जो कि जीनस जियोस्पिजा से बिलोंग करती है, जो कि आइसलैंड पर थी, उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने ये देखा कि द इंसेक्ट ईटिंग बर्ड लाइक वुड पिकर एंड वार्बलर्स वहाँ पर एब्सेंट है गैलापागोस आइसलैंड में, बट कुछ फिंचेस है जो कि ओरिजिनली इंसेक्ट ईटिंग है, वो डेवलप होती गई। So it is the observation of Darwin. And in 1859, Charles Darwin published his theory of natural selection. और उन्होंने उस बुक को कहा है Origin of Species. The theory of natural selection is based on 5 important observation. 5 important observation पर based है उनकी theory. उसमें first of all ये बताया गया है all species have greater reproductivity और fertility potential. सभी में reproductive potential होता है और उसी वजह से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है उसकी साइज स्टेबल होती है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। सो फोर्थ वन इज इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, उनमें वेरिएशंस हो गए पॉपुलेशन के इंडिविजुअल से। मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर हेरिटेबल। जो वेरिएशंस हो गई, विभिन्नताएं होगी, वो एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन हेरिटेबल होगी। फर्स्ट वन इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये इनके नियम का फर्स्ट एस्पेक्ट है, इनके रूल का, इनकी थियरी का फर्स्ट एस्पेक्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। व्हाट इज इट? एज द स्पेस फूड और अदर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ऐसा स्पेस जहाँ पर फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है, देयर स्टार्ट अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ये स्ट्रगल दो तरीके से हो सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब कि सेम स्पीशीज ऑफ मेंबर में अगर स्ट्रगल हो रहा है तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे। इंटर स्पेसिफिक मीन्स टू डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स में अगर स्ट्रगल हो रहा है तो उसको इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहेंगे। ये स्ट्रगल सर्वाइवल सिटी के लिए है। The intraspecific struggle is more severe due to the similar food habitat in the organism. See the diagram, it shows the struggle for existence. Second one is variation, जिसको हम विभिन्नता कहेंगे। There can be micro and macro variation in organism. Charles Darwin ने consider किया है micro variation significant for the evolutionary process because these variations according to him are small and directional, and such variations can however be useful, harmful or natural for the survival of the organism. So this is given by variation given by Charles Darwin. Next one is see the diagram here. यहाँ पर आप एंसेस्टर एक पॉइंट है, वहाँ से डायरेक्शनल आप देख सकते हो कि फ्रूट ईटर्स जो वेजिटेरियन ट्री फिंचेस है उसकी बीक, लार्ज ट्री फिंचेस जो कि इंसेक्ट ईटर है, उसके बाद प्रॉबिंग बीकर्स में वार्बलर फिंचेस जिसमें मॉडिफिकेशंस आप देखते जा रहे हो बीक्स में। दैन ग्राउंड फिंचेस में अगर देखें कैक्टर ईटर्स का बीक में मॉडिफिकेशन आया है। दैन सीड ईटर्स में देखिए इसमें हमें स्मॉल ग्राउंड फिंचेस, मीडियम ग्राउंड फिंचेस एंड लार्ज ग्राउंड फिंचेस हम देख सकते हैं, इसमें वेरिएशंस आपको दिख रहे होंगे। सो इट इज़ ओनली फॉर द different food habitat and feeding habit. Next one is natural selection, and it is also called survival of the fittest. According to Darwin, the organism which have maximum useful variations are selected by nature. यहाँ प्रकृति उसी को सिलेक्ट करती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्नताएं और वेरिएशन होगी। सो नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन पॉपुलेशन पर यह एक्ट करता है। ए आर वैलिस कॉल्ड इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। Like such individual, according to Darwin, will have more chances of reproduction than the animal having less useful variation. अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो वो स्पीशीज़ में मोर चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगा एज कम्पेयर टू जिसमें कम वेरिएशंस हैं। Okay, so this is important aspect. So this differential reproduction increase the number of organisms having useful variations. तो ऐसी differential reproduction property वाली जो species है organisms है वो useful variation अगर अपने आप में रख रहे हैं so वो nature के through select हो जाएगी and this changes allelic frequency in the population.
You see the diagram here, left hand side and right hand side giraffe, which is not suitable for the environment, which not supported by nature, so they are rejected. And you see the green right giraffe, it is the long necked and long forelimb also, so it is selected by nature. So this giraffe is more suitable for the survive, and it has the variations, so it is survival, it is also known as the fitness. So it is selected by easily by nature, and this species goes on. Origin of species is the next. यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें स्पीशीज़ में वेरिएशंस है, एनिमल किंगडम यहाँ पर ड्रॉ है. सो ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ क्या है? सो द इंडिविजुअल सिलेक्टेड बाय नेचर एंड दैट इन्वायरमेंट लेटर एक्यूमुलेटेड मोर एंड मोर वेरिएशंस. ऐसे इंडिविजुअल्स जो नेचर के थ्रू सिलेक्ट किए गए हैं वो ज़्यादा जब रिप्रोडक्शन करेंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सो मोर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस अगर अब उनके पास है, सो दे अल्टीमेटली फॉर्म अ न्यू स्पीशीज विच इज़ बेटर अडॉप्टेड इन द चेंज्ड कंडीशन, जो इन्वायरमेंट की चेंज्ड कंडीशन में काफ़ी अच्छे से अडॉप्टेड है, तो वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का एक पार्ट बन जाता है. Hence the adaptation is not the cause. यहाँ पर adaptation उसका रीज़न नहीं है, but the result of natural selection. Natural प्रकृति ने अगर उसको सिलेक्ट किया है so that वही species आगे बढ़ती है. So it is the result of natural selection. It is here you see the example in support of theory. First one is evolution of giraffe. In the ancestral population of giraffe, the height was significant character for the evolution. Ancestral population में जो जिराफ की हाइट है, ठीक है, उसकी गर्दन की हाइट वो कैरेक्टर माना गया है evolution में. The members in the population had different height. The giraffe with longer neck or more height a useful variation. उस टाइम में जो change environmental condition था, उस टाइम में जो useful variation है, जो कि उसकी neck है, height of neck got selected by nature, and these animals got more chance of reproduction. Generation after generation, the animal with longer neck and longer for limb got selected. Means यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर उसकी neck की length and longer-ness and the forelimb की longer-ness यहाँ पर नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट किया गया है, और वही रिप्रोडक्टिव चांसेस उन्हें मिला है, सो दैट वो जनरेशन टू जनरेशन एनिमल्स में वो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिटेबल भी हुआ है. सो दिस गिव रश टू मॉडर्न जिराफ. Another example is effect of industrial melanism on the peppered mouth. अगर हम बात करें कि Western Butyleria, it is commonly called the peppered mouth because the presence of black डॉट्स ऑन द क्रीमी वाइट बॉडी. उनकी क्रीमी वाइट बॉडी है, उस पर ब्लैक विथ स्पॉट्स है, तो इसका वेस्टर्न ब्यूटेलेरिया भी हम इसका नेम है. दिस मोड ड्यूरिंग द 1850 में आप देख सकते हो कि वेर मोस्टली वाइट एंड ग्रे एंड ड्यूरिंग डे टाइम. अगर ड्यूरिंग डे टाइम अगर बात कर रहे तो वो एक जो ट्रंक है, ट्री ट्रंक के ऊपर रेस्ट कर रही होती है, जिस पर ऑलरेडी लाइकेन ग्रो रहते हैं. सो दे आर रिसेबल विद द बैकग्राउंड. वो अपने बैकग्राउंड को रिसेंबल कर लेते हैं, सो दैट वो किसी भी बर्ड के थ्रू, उसके प्रेडेटर के थ्रू वो डिटेक्टेबल नहीं होते, वहाँ पर वो छुप जाते हैं, सो वो इजीली दिखाई नहीं देते हैं. सो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द इंग्लैंड, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वैसे ही वहाँ पर कोल बर्न जैसे स्टार्ट हुआ, तो उसका जो सूट है वो वहाँ पर ट्री ट्रंक पर डिपॉजिट होता गया. After that deposition in such polluted area, all the mouths of grey color now could be spotted by bird. अब वो easily दिखने लगी. ईजीली वो मॉथ्स जो ग्रे कलर की हैं, उस जो सूट वहाँ डेवलप हो गया है ट्री ट्रंक पर, वहाँ पर वो विजिबल होने लगी, स्पॉटेड बाय बट ईजीली बाय देयर प्रेडेटर.
सो अ फ्यू ब्लैक इंडिविजुअल विच हैड म्यूटेंट जीन, अब कुछ ऐसी ब्लैक इंडिविजुअल है जो कि एक म्यूटेंट जीन है जो कि प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स गोट मोर चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द ग्रे वेयर रिड्यूस इन नंबर, और वहाँ पर जो ग्रे कलर मॉथ्स थे वो रिड्यूस होने लगे, और वहाँ पर ब्लैक कलर्ड मॉथ जो है वो उसको सिलेक्शन नेचुरल के थ्रू उसको सिलेक्ट किया गया, उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ने लगे। After about 80 years, more than 90% of individual had become black. अब वो जो ग्रे कलर की माउथ थी अब वो ऑलमोस्ट ब्लैक में कन्वर्ट हो गई है। इसको हम मेलेनिक फॉर्म कहेंगे और इसका नेम होगा बिस्टन विटिलेरिया कार्बोनेरिया। Here the biologist could see the evolution occurring before their eyes. Now the evolution from grey to black means melanic form was not due to mutation, ये mutation के वजह से नहीं हुआ, but due to selection of pre-existing mutant allele, जो कि नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, नॉट द म्यूटेशन। यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग म्यूटेंट जो है ब्लैक कलर के लिए वो यहाँ पर नेचर के थ्रू सिलेक्ट किया गया है, सो दैट वहाँ पर ये एवोल्यूशन आपको देखने के लिए मिला। नाउ द ऑब्जेक्शंस ऑफ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, उन्होंने कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर कोई बात नहीं की, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चार्ल्स डार्विन रिकॉग्नाइज्ड माइक्रो वेरिएशन और ग्रेडेड वेरिएशन फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ सच वेरिएशंस के कारण को नहीं समझा पाए। ही ऑल्सो डिड नॉट कंसिडर मैक्रो वेरिएशंस को उन्होंने एवोल्यूशन के लिए सिग्निफिकेंट नहीं माना। उन्होंने इवन माइक्रो वेरिएशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द अक्यूरेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक, वो कनेक्टिंग लिंक को नहीं समझा पाए। द इनहेरिटेंस ऑफ ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर वॉज नॉट एक्सप्लेन इन डार्विनिज्म, जो ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिटेंट हो रहे हैं उन्होंने कहा, बट उसके पीछे का रीज़न वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। Charles Darwin also had no explanation for the occurrence of vestigial organs. Vestigial organ के उत्पन्न होने या उसके वहाँ मौजूद होने के रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बिकॉज दिस ऑर्गन्स आर नॉट एट ऑल यूजफुल, क्योंकि कभी एनिमल में यूजफुल है ही नहीं, बट स्टिल कीपिंग ऑन पासिंग टू द जनरेशन टू जनरेशन। सो जनरेशन में पास आउट हो रहे हैं, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। सो वो क्यों वहाँ पर अकर हो रहे हैं, क्यों वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, इसका रीज़न वो नहीं बता पाए। So this is all about the Darwinism and Lamarckism concept map. Here you see the competition, variation with a population, differential survival, heredity, mutation, biotic potential, limited resources, limited survival, change population and origin of species. Ultimately it lead to population stability. So it is all about the Lamarckism and Darwinism evolution concept and support and drawbacks. I hope so you like this video and follow my next video. So subscribe my channel. Thank you.